हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी एंड टेक्नोलॉजी। आज हम बात करने जा रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर, जो कि सेकेंड ईयर की सेकेंड बुक है। उसके चैप्टर के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसके बारे में मैंने सिलेबस कंप्लीट करा दिया है वीडियोस में। उनके नोट्स भी प्रिपेयर करके तैयार करके रख दिए हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई ईमेल पे मेल करें, अदरवाइज़ जो लिंक दिया गया उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके बाद मुझे कमेंट आई कि आप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के कुछ वीडियोस बनाइए, तो उसके ऊपर आज की वीडियो है। तो इसमें हम यूनिट 1, 2 और 3 तीन यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। जो चैप्टर 1 है उसका जो नाम है अंडरस्टैंडिंग लाइफ नैरेटिव्स, उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो ये हैं। आप चाहें तो इन्हें लिख सकते हैं, अदरवाइज़ इसकी PDF आपको मिल जाएगी। तो जो क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज़ लाइफ नैरेटिव्स। लाइफ नैरेटिव्स क्या है? तो सिंपली अगर आप लाइफ नैरेटिव देखें तो लाइफ नैरेटिव इज़ अ जनरल टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्टोरी पीपल टेल अबाउट देयर लिव्स आर दोज ऑफ अदर्स। ठीक है, लाइफ नैरेटिव्स क्या होता है? ये लाइफ नैरेटिव एक सिंपल टर्म है जिसमें लोग डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्राइब द स्टोरी, लोग बताते हैं अबाउट देम सेल्फ, मतलब अपने आप के बारे में स्टोरी बताते हैं या फिर दूसरों के बारे में जो स्टोरी बताते हैं वो लाइफ नैरेटिव्स कहलाता है। ठीक है, सपोज करिए कि आपके दोस्त ने आपके बारे में स्टोरी बताई, क्योंकि कोई राइटर आपके बारे में स्टोरी लिखना चाहता है। ठीक है, तो वहाँ पे आपका जो लाइफ फ्रेंड है वो लाइफ नैरेटिव कर रहा है आपके बारे में। इसके बाद आता है इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ बायोग्राफी। ये एक बायोग्राफी हो सकती है, ऑटोबायोग्राफी हो सकती है, क्रॉनिकल हो सकती है, इवन आर्टिकल अबाउट स्पेसिफिक इवेंट, या फिर कोई आर्टिकल हो सकता है किसी इवेंट के बारे में। ठीक है, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड आता है राइट अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ सुषमास लाइफ। सुषमा के बारे में एक ब्रीफ अकाउंट आपको लिखना है। ब्रीफ अकाउंट सुषमा के बारे में लिखना है। सुषमा हमारी फर्स्ट चैप्टर है, उसमें एक लेडी है जो कि सेक्स वर्कर है, उसके ऊपर एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, तो सुषमा इज़ अ सेक्स वर्कर, शी लिव्स इन कोर्ट हाउस एट जीबी रोड, जो कि जीबी रोड पर रहा करती थी। शी इज़ मिडल एज्ड वर्कर, ये एक मिडल एज्ड वर्कर है, मतलब इनकी उम्र जो थी सुषमा की वो ज़्यादा बड़ी नहीं थी या फिर ज़्यादा छोटी नहीं थी, वो मिडल एज की थी अराउंड। Susma treat the writer like a friend. She cooked food for him and she offered him to color her hair with henna. हीना जो राइटर है जिसने सुषमा के बारे में लिखा है, उसको क्या करती थी, उसको एज अ फ्रेंड ट्रीट करती थी, उसके लिए खाना बनाती थी, उसको ऑफ़र करती थी कि वो उनके जो हेयर है मतलब बाल हैं उन्हें वो करे, कलर करे यूजिंग हीना से। इसके बाद आता है शी लिव इन अ बैड कंडीशन एट जीबी रोड। जो सुषमा थी उसकी कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो सुषमा नॉर्मली अपनी काफ़ी ख़राब ज़िंदगी जी रही थी जीबी रोड पे। इसके बाद आता थर्ड क्वेश्चन आता है कि मेंशन सम डिसेंटिव फीचर्स ऑफ सूफी राइटिंग। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑस्टन सूफी के बारे में बताना है कि उनके जो फीचर्स हैं वो क्या क्या हैं। तो जो फर्स्ट फीचर है लाइफ नैरेटिव में हम बताएंगे, इसके मतलब फीचर्स के बारे में हम नैरेटिव स्टाइल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि वो लिखते जो हैं वो किस तरह लिखते हैं, नैरेटिव स्टाइल। इन दिस बुक नोबडी कैन लव यू मोर, सूफी डिस्क्राइब द लिव्स ऑफ सेक्स वर्कर इन दिल्ली इन फेमस रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट्स। तो जो सूफ़ी है ऑस्टन सूफ़ी, उनकी जो बुक है नोबडी कैन लव यू मोर, उस बुक में उन्होंने बताया है कि किस प्रकार की ज़िंदगी होती है सेक्स वर्कर्स की इन दिल्ली इन फेमस रेड लाइट एरिया, मतलब रेड लाइट एरिया में दिल्ली के जो सेक्स वर्कर हैं उनका जीवन किस तरह का होता है, कितना कठिन होता है, कितना साधारण होता है, इसके बारे में। ही स्टार्ट विजिटिंग एट जीबी रोड मैनी टाइम्स। उन्होंने जीबी रोड पर शुरू कर दिया था जाना, मतलब कि वो किसी भी टॉपिक के बारे में लिखते हैं तो पहले वहाँ से डिटेल्स इकट्ठा करनी होती है कि ये टॉपिक के ऊपर क्या लिखा जाए। ठीक है, तो उन्होंने कोठा पे जाना और जीबी रोड पे जाना स्टार्ट कर दिया। ही इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम एट जीबी रोड टू टीच इंग्लिश चिल्ड्रन ऑफ सेक्स वर्कर्स। उन्होंने सेक्स वर्कर के बच्चों को क्या करा, इंग्लिश सिखाने का काम चालू कर दिया एट जीबी रोड। वो जीबी रोड पे जाते और वहाँ जाके उन्हें इंग्लिश सिखाते। ही टेक्स इंटरव्यू फॉर 3 ईयर्स। उन्होंने 3 साल तक इंटरव्यूज़ लिए आसपास के लोगों से। ठीक है, आसपास के लोगों से 3 साल तक इंटरव्यू लिए और उसके बाद अपनी प्रिपरेशन तैयार करी, मतलब पूरा का पूरा डाटा निकाल लिया। उसके बाद उन्होंने लिखना चालू करा।
ही अलाउज पीपल टू टेल देयर स्टोरी एज फार एज पॉसिबल इन देयर ओन वर्ड्स। अब ऑस्टन सूफी क्या करते थे, वो अलाउ करते थे पीपलों को, मतलब लोगों को, कि वो अपनी स्टोरीज, पर्सनल स्टोरीज को बता सके जितना हो सके, ठीक है, वो भी अपने शब्दों में। दिस मीन्स हीज नैरेटिव मोर कन्विंसिंग। इट मेक्स दिस मेक्स हीज नैरेटिव मोर कन्विंसिंग। यही कारण था कि जो रीडर्स थे वो ऑस्टन सूफी की बुक्स को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पढ़ा करते, मतलब कनेक्ट हो जाया करते थे। तो इसके बाद आता है कि उन्होंने कुछ कोटेशंस का यूज़ किया कि सूफी राइट एवरीथिंग अबाउट सेक्स वर्कर इन देयर बुक, देयर इज़ कोटेशन इन दिस बुक। ठीक है, तो जो ऑस्टन सूफी थे वो सेक्स वर्कर के बारे में सब कुछ लिखते थे, मतलब उन्होंने कुछ भी छुपाया नहीं उनसे, ठीक है, उन्होंने सब कुछ उसमें लिखा जो कि था। एक कोटेशन है वहाँ पे कि शी इज़ सेक्स वर्कर, हर रेट इज़ 150 रुपीज़, मतलब वह एक सेक्स वर्कर है और उसका उनका जो प्राइस है वो 150 रुपये है। आफ्टर बार्गेनिंग इट कैन कम डाउन टू 120 रुपीज़। आ स्मार्ट कस्टमर कैन ब्रिंग इट डाउन फर्दर 100। ठीक है, कोई स्मार्ट कस्टमर 100 रुपये तक भी चला जाता था, ठीक है, और कम होने के बाद वो 120 तक भी आ जाता था। तो ये उन्होंने अपने बुक्स में साधारण ही लिखा है, कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं की। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 कि डिस्कस द आर्टिकल विद रेफरेंस टू इट्स टाइटल बिलोंग। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट, हमारे फर्स्ट चैप्टर की जो नेक्स्ट लेसन है उसमें जो नेक्स्ट बुक है बैक टू वेयर आई नेवर बिलोंग, उसका जो टाइटल है उसके बारे में आपको बताना था। हियर वी नीड टू डिस्कस अबाउट द टाइटल विच इज़ बैक टू वेयर आई नेवर बिलोंग। यहाँ पे आपको बताना है कि जो चैप्टर है इसमें क्या बताया गया है, मतलब इसको डिस्क्राइब करना है, थोड़ा सा डिस्कस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चैप्टर बताइए कि एक जो हमारा राइटर है वो बांग्लादेश से आए हुए होते हैं, वो बांग्लादेश से आते हैं, बट जब वो वापस बांग्लादेश जाते हैं तो वो वहाँ पे उन्हें पता चलता है कि वहाँ के जो लोगों की कंडीशन है वो काफ़ी ख़राब है। वहाँ के जो लोकल्स हैं वहीं वहाँ के एक तरह से गुंडागर्दी करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट आउट हैं जो कि आपको मेरे चैप्टर की वीडियोस में मिल जाएंगे। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 कि राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट जॉब्स एक्सपीरियंस इन इंडिया। तो स्टीव जॉब्स जब इंडिया आए थे तो उसके बारे में उनका जो एक्सपीरियंस था वो बताना है। तो जॉब एक्सपीरियंस इन इंडिया वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस इन हिज लाइफ। जब स्टीव जॉब्स इंडिया आए तो उनका जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अच्छा था। जॉब्स कम इंडिया जस्ट बिकॉज ऑफ फाइंडिंग इनर पीस। जॉब इंडिया इसलिए आए क्योंकि उन्हें आंतरिक शांति के बारे में पता करना था। दैट्स वाई ही वॉज सेइंग मनी सेविंग मनी, यहाँ पे सेविंग आएगा, सेइंग लिखा है, सेविंग मनी फ्रॉम अ ट्री टू ट्रैवल इंडिया ऑन अ स्पेक्टिकुलर जर्नी। यही कारण था कि वो अपनी जो कंपनी, गेमिंग कंपनी थी जहाँ पे वो वर्क करते थे, ठीक है, एज ए टेक्नीशियन, वहाँ से उन्होंने पैसे जमा करे, ठीक है, मनी को सेव करा, क्योंकि वो एक धार्मिक यात्रा करना चाहते थे भारत की। ही लेफ्ट हिज जॉब एंड पिक फ्लाइट न्यू दिल्ली। आफ्टर फ्यू डेज ही वेंट हरिद्वार टू सी कुंभ मेला। उन्होंने अपनी वहाँ से जॉब छोड़ी और ठीक है, और वहाँ से न्यूयॉर्क से एक फ़्लाइट पकड़ी और दिल्ली आ गए, न्यू दिल्ली। अब न्यू दिल्ली में उतरने के कुछ दिन बाद, रुकने के कुछ दिन बाद वो हरिद्वार चले गए कुंभ का मेला देखने के लिए। ठीक है, उन्होंने कुंभ का मेला देखा। उस कुंभ का मेला देखने के कुछ दिन बाद वो गए एक आश्रम ऑफ अ कारोली बाबा। वो कारोली बाबा के आश्रम में गए, बट उन्हें वहाँ पता चला कि कारोली बाबा कुछ महीनों पहले ही गुजर गए हैं, मतलब कुछ महीने पहले उनकी डेथ हो गई। वेयर ही लिव्ड विद अ लोकल फैमिली टू फीड हिम। ठीक है, तो वहाँ पे एक वो स्टीव जॉब्स एक लोकल फैमिली के साथ रहे जहाँ पे लोकल फैमिली ने उन्हें खाना खिलाया। ही फाउंड अ कॉपी ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी बाय। ठीक है, वहाँ पे उन्हें एक ऑटोबायोग्राफी मिली योगी स्वामी परमाहान परमाहानना योगेंद्रा की एक ऑटोबायोग्राफी मिली। ठीक है, उस ऑटोबायोग्राफी को उन्होंने पढ़ा और उस ऑटोबायोग्राफी से वो काफ़ी ज़्यादा प्रेरित हुए। ठीक है, इसके बाद आता है आफ्टर 7 मंथ ही रिटर्न अमेरिका बट कंटिन्यूड ही सर्च ऑफ इनर पीस। वो 7 महीने बाद वहाँ से अमेरिका वापस आए और फिर भी उन्होंने इनर पीस, मतलब आंतरिक शांति को ढूंढने का काम छोड़ा नहीं। ठीक है, वहाँ पे उन्होंने योगा क्लासेस ली और बाकी चीज़ें भी करी। बेस्ट ऑफ हिज चैप्टर प्रिपेयर कैरेक्टर स्केच बेस्ड
सॉरी यहाँ पे बेस्ड होगा, यहाँ पे काफ़ी गलतियाँ हैं, ठीक है, यहाँ पे बेस्ड होगा, मैं इसको रिपेयर करके आपको दूंगा। तो बेस्ड ऑफ दिस चैप्टर प्रिपेयर कैरेक्टर स्केच ऑफ स्टीव जॉब्स। यहाँ पे आपको स्टीव जॉब्स का जो पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद एक कैरेक्टर स्केच बनाना है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है। कैरेक्टर स्टीव जॉब इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस पर्सन इन 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी में स्टीव जॉब सबसे जाने माने व्यक्तियों में से एक हैं। ही टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पर्सनल कंप्यूटर रेवोल्यूशन इन यूएस। उन्होंने यूएसए मतलब अमेरिका में पर्सनल कंप्यूटर के जो रेवोल्यूशन था, क्रांति थी, उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। ही डेवलप्ड मैनी एप्पल कंप्यूटर्स। उन्होंने काफ़ी सारे एप्पल कंप्यूटर्स को बनाया, ठीक है, और भी एप्पल प्रोडक्ट को बनाया जिसमें आईपैड आ जाता है और हम कह सकते हैं कि आईफोन भी आ जाते हैं। ही लेफ्ट हिज कॉलेज टू स्टार्ट टेकिंग क्लास आउट ऑफ द कॉलेज रिलेटेड टू आईटी स्टडी एंड ही जॉइन एटरी गेमिंग कंपनी गेम मेकिंग कंपनी, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, कॉलेज छोड़ दिया जस्ट बिकॉज ऑफ उन्हें ये लग रहा था कि वो अपना घर वालों का पैसा और अपना टाइम दोनों ख़राब कर रहे हैं कॉलेज में, ठीक है। और उन्होंने बाहर आने के बाद एक पोस्टर पे पढ़ा आईटी क्लासेस के बारे में, तो उन्होंने आईटी क्लासेस ज्वाइन कर ली, आईटी स्टडी क्लासेस, और उसके बाद कुछ दिनों बाद उन्हें आटरी कंपनी में ज्वाइनिंग का मौका मिला जो गेम मेकिंग कंपनी है, ठीक है। ही इम्प्रूव हिज गेमिंग डिज़ाइन, यहाँ पे गेमिंग आएगा, गेमिंग लिखा है, गेमिंग डिज़ाइंस। ही हैव ईगर टू लर्न समथिंग न्यू, वो कुछ नया पढ़ने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे। स्टीव वॉज एक्साइटेड टू स्टार्ट देयर ओन कंपनी, वो अपनी कंपनी स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। ही ट्रैवल टू इंडिया टू फाइंडिंग इनर पीस, उन्होंने भारत की यात्रा की आंतरिक शांति पाने के लिए। ही स्टार्ट मेडिटेशन फॉर गेटिंग, फॉर यहाँ पे फॉर और गेटिंग अलग अलग है, फॉर गेटिंग इन द पीस ऑफ एंड ही गॉट पीस। उन्होंने शांति पाने के लिए क्या करा, स्टार्ट करा, मेडिटेशन स्टार्ट करा, और उसके बाद उन्होंने शांति पाई भी, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे तरफ आते हैं, चैप्टर सेकेंड, जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग पोइट्री। यहाँ पे हम पोइट्री को एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो इसके जो क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं वो ये हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ इज़ पोइट्री डिफरेंट फ्रॉम पोर्स। जो पोइट्री है वो पोर्स से किस तरह डिफरेंट है। तो यहाँ पे आपको पोर्स और पोइट्री दोनों के डेफिनेशंस देने हैं बस। पोर्स इज नेचुरल फॉर्म ऑफ राइटिंग दैट इज एग्जिबिटेड ऑन ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। जो पोर्स है वो क्या है, एक जनरल फॉर्म है, ठीक है, और एक नेचुरल फॉर्म है राइटिंग की, लिटरेचर राइटिंग, वो पोइट्री राइटिंग की एक नेचुरल फॉर्म है जो कि प्राकृतिक है, ठीक है, और ऑर्डिनरी में पुरानी है जिस फॉर्म ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, जो कि ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर पर बेस्ड है। पोर्स हैज़ नो पर्टिकुलर स्टाइल और लाइब्रेरी डिज़ाइन, इट कैन नॉट बी फाउंड इन इट कैन बी फाउंड इन रॉक्स, न्यूज़पेपर आर्टिकल एक्सेट्रा, ब्लॉग्स, न्यूज़पेपर आर्टिकल एक्सेट्रा, ठीक है। तो पोर्स के पास कोई भी अपना पर्टिकुलर स्टाइल नहीं है, मतलब एक स्टाइल होता है जो कि उसको एक बहुत अच्छा बनाता है, तो उनके पास कोई भी अपना पर्टिकुलर स्टाइल नहीं है, वो कोई सा भी स्टाइल अपना लेते हैं। दूसरा कि जो ये इसका लिटरेचर डिज़ाइन आप कहीं पे भी ढूंढ सकते हैं। आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं आपको पोर्स मिल जाएगा, अगर आप आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो भी आपको पोर्स मिल जाएगा, ब्लॉग्स पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे आपको पोर्स मिल जाएगा। पोर्स रिटन विदाउट एनी पैटर्न और एनी पर्टिकुलर टोन, ठीक है। कोर्स वाप का मतलब कोई भी अपना पर्टिकुलर टोन और पैटर्न नहीं है। बट वहीं अगर हम पोइट्री की बात करें तो पोइट्री इज़ अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर, ये लिटरेचर की एक फॉर्म है, रिटन आर्टफुली, जो कि आर्टफुली लिखा जाता है, मतलब काफ़ी सुंदरता से लिखा जाता है, एंड इज़ एन एशियंट फॉर्म, और ये एशियंट फॉर्म मतलब काफ़ी पुरानी प्रकार है राइटिंग का, ठीक है। इट इवोक्स इमेजिनेटिव कॉन्सिक्वेंसेस अमंग द रीडर्स थ्रू इट क्रिएटिव स्ट्रक्चर। जो पोइट्री क्या करती है, ये लोगों की इमेजिनेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को जगा देती है, मतलब उनके जो सोचने की शक्ति है उसे काफ़ी ज़्यादा उत्साहित कर देती है अपने क्रिएटिव स्ट्रक्चर के थ्रू, ठीक है। जो पोइट्री का जो क्रिएटिव स्ट्रक्चर होता है उसके थ्रू ऑफ अ वर्ड्स एंड राइम्स, उसमें किस तरह के वर्ड्स यूज़ करे गए हैं, ये वर्ड्स ये बताते हैं कि जो रीडर है उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। एक तरह से उसके मन के साथ खेलते हैं, उसको कुछ चीज़ों, अगर पोइट्री प्रकृति से रिलेटेड है, मतलब नेचर से रिलेटेड है, तो उसको नेचर से प्यार हो जाएगा जो भी उसे पढ़ रहा होगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, राइम्स दैट बाइंड द रीडर्स विद द पोम, ठीक है। जो भी राइम्स का यूज़ किया गया, टोन का यूज़ किया गया, ये सब
पोएम से कनेक्ट कर देते हैं, रीडर को पोएम से कनेक्ट कर देते हैं। इट कनेक्ट रीडर टू द पोएम, ये सब पोएम से रीडर को कनेक्ट कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ डिनोटेशन एंड कोनोटेशन, जो कि मैंने आपको अपनी वीडियो में भी डिस्कस करा रखा है। तो फर्स्ट आंसर आता है कि डिनोटेशन इज लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड, द डिक्शनरी डेफिनेशन इज इट्स एसोसिएटेड इमोशंस आर डेफिनेशन। डिनोटेशन इज अ लिटरल, ये एक लिटरल वर्ड है, ठीक है, जिसकी एक मीनिंग होती है जो कि डिक्शनरी में भी मिल जाएगी आपको। कोनोटेशन refers to the association that are connected to a certain word on an emotional suggestion related to the word, ठीक है। और कोनोटेशन एक ऐसा शब्द है जिसके साथ एक इमोशनल मीनिंग भी जुड़ा होता है, ठीक है, जिसके साथ एक इमोशनल मीनिंग जुड़ा होता है। बट अगर आप डिनोटेशन की हम बात करें तो डिनोटेशन में सिर्फ डिक्शनरी में उसका प्रॉपर मीनिंग दिया हुआ है, बट उसके साथ कोई भी अनदर मीनिंग ऐड नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि व्हाट इज़ इस्लाम पोइट्री। इस्लाम पोइट्री क्या है? So Islam poetry is essential poetry that is performed on a stage. It developed in the earlier 90s in North America and gained popularity in large number of country. इस्लाम पोइट्री जो है वो एक ऐसी पोइट्री है जिसको स्टेज पे परफॉर्म किया जाता है, मतलब स्टेज पे खड़े होकर कहा ही जाता है, सिर्फ स्टेज के लिए बनाया गया है उसको, ठीक है। इसका जन्म इस पोइट्री के जो टाइप है इसका जन्म हुआ था 1980 में नॉर्थ अमेरिका में, और इसके बाद इसने कह सकते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में जो देश हैं उसके अंदर पॉपुलैरिटी गेन करी थी, काफ़ी लोगों ने इसका यूज़ किया, ठीक है, और इसको पसंद किया। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि व्हाट इज़ फॉर्म। फॉर्म क्या है? तो फॉर्म इज़ अ पोइट्री, ए फॉर्म इन पोइट्री कैन बी अंडरस्टूड एज अ फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ पोम। फॉर्म को हम पोइट्री में एज अ फिजिकल स्ट्रक्चर के थ्रू देख सकते हैं, जैसे कि रिदम्स एंड देयर सिस्टम ऑफ राइम्स, ठीक है, कि पोम में किस तरह के रिदम्स का यूज़ किया गया है, उसमें जो राइम्स हैं वो किस तरह की है, रिपीटेशन कितना है, मतलब किसी शब्द का कितना यूज़ किया गया है। इन दिस सेंस दिस इज़ नॉर्मली रेफर्ड फॉर द टाइप ऑफ फॉर्म, यहाँ पे फॉर्म आएगा, फोन लिखा है, फॉर्म वेयर दीज पिक्चर्स हैव बीन शेप्ड इनटू पैटर्न स्पेशली अ फैमिलियर पैटर्न, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ों का यूज़ किया गया है हम इन सबको देख के ये बता सकते हैं कि किस तरह की फॉर्म आखिर यूज़ की गई है इन अ पोएम, पोइट्री, पोर्स, इन सब में किस चीज़ की फॉर्म का यूज़ किया गया है। और बेसिकली ये सब ज़्यादातर फैमिलियर पैटर्न ही होते हैं, मतलब हमें पता होता है कि ये किस चीज़ से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये है सेकंड चैप्टर। इसके बाद हमारा आता है थर्ड चैप्टर जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग ड्रामा बियॉन्ड द लैंड ऑफ हाथमाला। हाथमाला का जो लैंड है उससे आगे चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है कि एक्सप्लेन द प्लॉट ऑफ द प्ले। जो प्ले है हमारा उसका प्लॉट को एक्सप्लेन करें आप। तो इन दिस प्ले देयर आर टू थीव्स हु आर रनिंग बिकॉज सम विलेजर्स, यहाँ पे सम प्लेयर्स, हाँ, या फिर हम कह सकते हैं सम प्लेयर्स आर चेजिंग, कुछ लोग उन्हें चेस कर रहे थे, दैम बोथ ऑफ दैम, उन दोनों को चेस कर रहे थे। दे जंप इनटू द रिवर फॉर सेविंग देमसेल्फ। दो, इस गांव में एक हाथमाला का नाम का एक गांव है, वहाँ पे दो चोर रहते हैं। गांव वाले एक दिन उनका पीछा कर रहे थे क्योंकि उन्होंने कुछ चुरा लिया था, ठीक है। तो उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए क्या करा, उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए वो रिवर में कूद गए, नदी में कूद गए। एंड व्हेन दे वोक अप, जब नदी में कूद गए और गांव वाले जब नदी के पास आए तो उन्हें लगा वो मर गए, तो गांव वालों ने उन्हें ऐसा ही छोड़ दिया और वो चले गए। एंड व्हेन, जब वो उठे तो दे फाइंड देमसेल्फ एट द न्यू लैंड विच इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम हाथमाला। जब वो उठे तो उन्होंने पाया कि वो एक बिल्कुल डिफरेंट जगह पे हैं, मतलब एकदम अलग जगह पे हैं जो कि हाथमाला से बिल्कुल अलग है। ऑन ऑन दिस लैंड देर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ मनी, मतलब उस जगह पे जहाँ पे वो उठे वहाँ पे कोई पैसों का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, मतलब वहाँ पे कोई पैसे नाम की चीज़ ही नहीं है, सब कुछ फ्री है, ठीक है। सब कोई अपने मन मुताबिक काम कर सकता है, उसको जितना काम करना है और जौन सा काम करना है कर सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। एंड एवरीथिंग इज़ फ्री फॉर एवरीवन, और वहाँ पे सब कुछ फ्री है फॉर सबके लिए, सबके लिए सब कुछ फ्री है। एंड ऑफ द प्ले दे बोथ स्टार्ट लिविंग लाइफ देयर ऑन द लैंड, ठीक है। और फिर प्ले के आखिर में वो क्या करते हैं, दोनों के दोनों अपनी ज़िंदगी उसी जगह पे स्टार्ट कर देते हैं। हाउ इज़ न्यू लैंड डिफरेंट फ्रॉम हाथमाला, जो नई जगह है वो हाथमाला से किस तरह डिफरेंट है। तो यहाँ पे बताया गया है कि द न्यू लैंड टोटली डिफरेंट फ्रॉम
हाथमाला बिकॉज ऑन द लैंड देर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ मनी। यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो नो कॉन्सेप्ट ऑफ मनी है, मतलब मनी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था उस लैंड पे। एंड एवरीथिंग इज़ फ्री फॉर एवरीवन, और सब कुछ सभी व्यक्तियों के लिए फ्री था। एवरीवन कैन वर्क एज पर ऑन देयर इंटरेस्ट, कोई भी अपने इंटरेस्ट के द्वारा काम कर सकता था, अगर उसका मन है तो वो करे, ना मन है तो ना करे, ठीक है। देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ ओनरशिप, वहाँ पे ओनरशिप का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ओनरशिप का मतलब है कि किसी के ऊपर राज करना या फिर ये मेरी वस्तु है, इस चीज़ का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। एवरी वन गेट फ्री फूड, फूड फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ पर सभी व्यक्तियों को खाना फ्री में मिलता था। एंड एवरी नेसेसरी थिंग लाइक शूज़ क्लॉथ एक्सेट्रा फ्री ऑफ कॉस्ट, जूते कपड़े, ठीक है, सब कुछ वहाँ पे फ्री दिया जाता था। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3 कि हाउ इज़ स्टेजिंग ऑफ दिस प्ले डिफरेंट फ्रॉम स्टेजिंग कन्वेंशनल प्ले, मतलब ये जो थर्ड थिएटर का जो प्ले है ये किस तरह अलग है कन्वेंशनल प्लेस से। तो जो पॉइंट है वो ये है कि इन कन्वेंशनल प्ले देर आर एक्स्ट्रा इफेक्ट्स आर अवेलेबल बट स्टेजिंग ऑन द प्ले देर इज़ नो एक्स्ट्रा इफेक्ट विच मेक प्ले मोर इफेक्टिव, ठीक है। तो कन्वेंशनल प्ले में आपको एक्स्ट्रा इफेक्ट्स मिल जाएंगे, लाइटनिंग मिल जाएगी, साउंड सिस्टम मिल जाएगा, बट अगर आप इस वाले प्ले में देखें तो आपको ना ही लाइटनिंग मिलेगी ना ही साउंड सिस्टम मिलेगा, ये सब एक खुली जगह पे किया जाता है। इन कन्वेंशनल प्ले देर आर सीनरी, ड्रेसेस एंड मैनी थिंग्स विच नॉट अवेलेबल इन थर्ड थिएटर प्ले, ठीक है। थर्ड थिएटर प्ले में ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, जिसको हम कह सकते हैं कि सीनरीज या फिर ड्रेसेस महंगी वाली या फिर ज्वेलरी, या फिर हम कह सकते हैं पेड़ वेड़, जो भी चीज़ें हैं वो कन्वेंशनल प्ले में तो अवेलेबल थी बट थर्ड थिएटर के प्ले में अवेलेबल नहीं थी। दिस इज़ प्ले फ्री ऑफ कॉस्ट बट कन्वेंशनल प्ले इज़ नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, ये जो थर्ड थिएटर का जो प्ले था ये फ्री ऑफ कॉस्ट है बट कन्वेंशनल प्ले फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। इन कन्वेंशनल प्ले पीपल सिट्स एट द डार्क प्लेस, कन्वेंशनल प्ले में जो जगह होती थी लोगों के बैठने की, वो वहाँ पे कहाँ बैठते थे, वो एक काली सी जगह में बैठते थे, मतलब अंधेरे वाली में, जहाँ से उन्हें प्ले अच्छा दिखाई देता था। बट अगर हम बात करें थर्ड थिएटर में, तो थर्ड थिएटर का जो प्ले होता है वहाँ पे ऐसी कोई जगह ही नहीं होती है, वहाँ पे लोग सब कुछ खुले में बैठते हैं। ये या तो ये प्ले गार्डन में होता है, ठीक है, या फिर ये पार्क में होता है, तो ये है। इसके बाद होता है क्वेश्चन नंबर 5 कि व्हाट वाई डज द पीपल ओल्ड पीपल नॉट अंडरस्टैंड द वर्ड कैश, ओल्ड वुमन, ठीक है। जब कीना और बेचा ने मतलब बूढ़ी औरत से ये कहा कि आप मतलब कैश, उन्होंने कैश शब्द का यूज़ किया, तो उन्होंने पता ही बूढ़ी औरत को कैश क्यों नहीं समझ में आया, क्योंकि देर इज़ अ रीज़न दैट ओल्ड वुमेन डज नॉट अंडरस्टैंड द वर्ड कैश बिकॉज देर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ मनी, दैट्स वाई शी इज़ देर इज़ नो करेंसी विच कैन यू यूज़ एज अ कैश वाइल सेलिंग और परचेसिंग, ठीक है। तो जब अ, उस जगह पे मतलब न्यू लैंड पे कॉन्सेप्ट ऑफ मनी है ही नहीं, मनी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो वहाँ पे आप मनी का यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है। अगर मनी का यूज़ नहीं होगा तो कैश शब्द का यूज़ कैसे हो सकता है बेचने और ख़रीदने में, ठीक है। तो इसीलिए वो बूढ़ी औरत एवरीथिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, सब कुछ फ्री था, यही कारण था कि वो जो बूढ़ी औरत है उसे कैश शब्द का मीनिंग समझ ही नहीं आया। डू यू अग्री कीना डू यू अग्री विथ कीना व्हेन ही सेज द कंट्री इज़ फुल ऑफ इडियट्स, क्या आप कीना से अग्री हैं कि जो ये जगह है ये फुल ऑफ इडियट्स है। तो ये आपके अपने यहाँ पे आपसे पूछा गया है, अगर आपको लगता है कि हाँ ये सब कीना ने जो कहा वो ठीक है तो आप अपने पक्ष में दीजिए, नहीं तो आप मेरा आंसर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई एम नॉट अग्री विथ कीना दैट द कंट्री इज़ फुल ऑफ इडियट बिकॉज देर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ मनी, एवरीथिंग इज़ फ्री फॉर एवरीवन, मैं कीना से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ बिकॉज देर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ मनी, यहाँ पे मनी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, एवरीथिंग इज़ फ्री फॉर एवरीवन, यहाँ पे सब कुछ सभी व्यक्तियों के लिए फ्री है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन पीपल्स मैंटेलिटी, ये सब जो भी है ये सब लोगों की सोच पे निर्भर करता है। इफ़ दे थिंक वी डू नॉट नीड मनी सो वी दे कैन लिव विदाउट मनी ऑल्सो, अगर लोग ये सोचते हैं कि हम बिना पैसों के भी जी सकते हैं तो वो अपनी ज़िंदगी बिना पैसों के भी जी सकते हैं, ठीक है, उन्हें पैसों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, या फिर पैसे नाम की कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वाई इज़ कीना अनहैप्पी, कीना अनहैप्पी क्यों है, ठीक है, क्यों था, मतलब आखिर में जब प्ले ख़त्म होने वाला था तो कीना सैड क्यों हो गया। तो कीना वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही डिड नॉट स्टिल एनीथिंग बिकॉज इफ़ दे स्टिल एनीथिंग सो वेयर दे विल सेल
and sell that thing like a plate because on that land there is no concept of money। ठीक है। कीना अनहैप्पी इसलिए था क्योंकि उसने वहाँ से कुछ भी चोरी नहीं करा। अगर वो चोरी कर भी लेता तो वो वहाँ पे उसे कहाँ बेचता, जैसे कि प्लेट हो गया या फिर कुछ और, वो उसे कहाँ पे बेचता, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ फ्री है, तो लोगों को पैसे की क्यों ज़रूरत है, वो क्यों खरीदेगा प्लेट कीना से। ठीक है, इसीलिए कीना दुखी था क्योंकि वो कुछ नहीं खरीद बेच पाया और उसे पैसे नहीं मिले। दे विल नॉट गेट एनीथिंग थ्रू दैट थिंग, दैट्स वाई कीना वॉज अनहैप्पी। यही कारण था कि कीना अनहैप्पी था एंड ऑफ द प्ले, क्योंकि अगर वो कुछ चोरी करता और वो उसे देख नहीं पाता तो भी उसे दुख होता। ठीक है। वाई ऑल द पीपल आर हैप्पी ऑन दैट लैंड, उस जगह पे बाकी सारे के सारे व्यक्ति क्यों इतने ज़्यादा खुश थे। तो पीपल वर हैप्पी बिकॉज दे डू नॉट रन बिहाइंड मनी, वहाँ पे लोग इसलिए खुश थे क्योंकि वो पैसों के पीछे नहीं भागते। दे डू नॉट वर्क फॉर मनी, क्योंकि वो पैसों के लिए काम नहीं करते। बिकॉज देर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ मनी, क्योंकि वहाँ पे पैसों का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सो दैट्स वाई पीपल लिव देयर लाइफ विदाउट मनी वेरी ईजली एंड हैप्पीली, दैट्स वाई दे वर हैप्पी ऑन दैट लैंड। ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि लोग वहाँ पे पीछे पैसों के पीछे नहीं भागते। दूसरा, वहाँ पे पैसों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इसीलिए लोग अपनी ज़िंदगी बिना पैसों के आराम से जी सकते हैं। ठीक है, अपनी ज़िंदगी विदाउट मनी जी सकते हैं और वेरी इजीली, बहुत आसानी से, हैप्पीली और बहुत खुशी से। दैट्स वाई पीपल वर हैप्पी ऑन दैट लैंड, यही कारण है कि लोग वहाँ के मतलब उस जगह के इतने ज़्यादा लोग खुश हैं। तो ये था आज की वीडियो। इस वीडियो में हमने यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है तो आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। एंड प्लीज़ मेरे को फेसबुक ग्रुप में ज्वाइन करें, वहाँ पर मैं वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन देता हूँ। सो थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माई चैनल।